नमस्कार मित्रों, गोष्ठी विद डॉक्टर अतुल की साप्ताहिक कड़ी में आप सबका पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। आज रचना पाठ शीर्षक के अंतर्गत हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं हमारे चर्चित कवि विवेक चतुर्वेदी जी को। विवेक चतुर्वेदी ने पिछले 1-1.5 दशक के अंतराल में अपनी पहचान एक समर्थ कवि के रूप में स्थापित की है। उनका एक कविता संग्रह अभी तक प्रकाशित हुआ है, स्त्रियां घर लौटती हैं। स्त्रियां घर लौटती हैं का प्रकाशन 2020 में वाणी प्रकाशन के द्वारा हुआ और इस संग्रह को इतनी लोकप्रियता प्राप्त हुई। विवेक चतुर्वेदी के कविता की अनूठी भाषा, लोक जीवन के चित्रों और हमारे मानवीय संबंधों, माँ, पत्नी, स्त्रियां, बेटी, बच्चे, गांव के चित्र आदि के माध्यम से कि 2022 में उनका यह संग्रह स्त्रियां घर लौटती हैं का द्वितीय संस्करण प्रकाशित करना पड़ा प्रकाशक को। तो यह विवेक चतुर्वेदी की लोकप्रियता, उनकी कविता की ताकत का प्रमाण है। विवेक चतुर्वेदी ने अपना यह कविता संग्रह हिंदी के जाने माने कथाकार और वर्षों तक पहल पत्रिका के संपादक ज्ञान रंजन जी को समर्पित किया है। लेकिन ब्लर्ब पे अरुण कमल जी, जो कि हिंदी के ख्यातनाम कवि हैं, उन्होंने एक टिप्पणी विवेक चतुर्वेदी के बारे में की है। मैं उस टिप्पणी के कुछ अंश आपको यहाँ पर विवेक चतुर्वेदी की कविता के जगत से परिचय होने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। विवेक की कविताएं एक मानसिक अभ्यारण्य बनाती हैं उनके लिए जिनका कोई नहीं है। उनमें स्त्रियां भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी और हमारे चारों ओर फैली यह धरती भी। अरुण कमल जी आगे लिखते हैं कि हिंदी कविता के गांव में विवेक चतुर्वेदी की आमद भविष्य के लिए गहरी आश्वस्ति देती है। मुझे भरोसा है कि वे यहाँ नंगे पांव घूमते हुए इस धरती की पवित्रता का मान रखेंगे। विवेक चतुर्वेदी हिंदी की प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं जैसे पहल, आ जिंदगी, कथादेश, वागर्त और कादम्बनी आदि में प्रकाशित होते रहे हैं। संप्रति वे प्रशिक्षण समन्वयक, ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर के रूप में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जबलपुर में काम कर रहे हैं। उनकी कविताओं का 3 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और 10 से अधिक भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद हो चुका है। इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल, कलिंग लिटरेचर फेस्टिवल, भुवनेश्वर समारोह आदि में काव्य पाठ करने के लिए उनको आमंत्रित किया गया। इन समारोह के अलावा मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का वागीश्वरी पुरस्कार आपको प्राप्त हो चुका है। मध्य प्रदेश शासन यानी कि राज्य सरकार की ओर से आपको दधीच सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। विवेक चतुर्वेदी की कविताओं की विशेषता यह है कि उसमें लोक जीवन का दर्द और पीड़ा अभिव्यक्त होती है। मानवीय संबंधों जैसे पत्नी, माँ, पिता, गांव के लोग आदि के आत्मीय चित्र उनकी कविताओं में दिखाई पड़ते हैं। गोधूली, नर्मदा को देखो, शरद की सुबह, स्थानीय और ग्रामीण जीवन की छवियाँ प्रतीकों के माध्यम से वे प्रकट करते हैं। कभी ये प्रतीक टाइपराइटर के रूप में, कभी जूते और ताले के रूप में प्रकट होते रहते हैं। उनकी कविता रीयूनियन, स्त्रियां घर लौटती हैं,
युद्ध, सभा आदि अत्यंत व्यापक फलक की कविताएं हैं। बार बार एक पूरी शिद्दत के साथ वे अपनी जड़ों और संस्कृति की ओर लौटना चाहते हैं। विवेक चतुर्वेदी एक सजग, समर्थ कवि ही नहीं बल्कि अपना एक नया भाषिक मुहावरा बुनने में काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। यहाँ मैं उनकी कुछ एक कविताओं का एक अंश प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक कविता है भोर होने को है। एक उनींदी रात में नन्ही बेटी के ठंडे पैर अपने हाथों में रखकर ऊष्म करता हूँ और मेरी जीवन ऊर्जा न जाने कैसे विराट हो जाती है। मैं अनुभव करता हूँ कि भोर मेरे ये हाथ फैल जाएंगे। मैं सूर्य से ऊष्मा लेकर पृथ्वी तक पहुँचाऊँगा। पृथ्वी हो जाएगी एक छोटा अंडा और मेरे हाथ शुतुरमुर्ग के परों से विशाल। मैं सेऊंगा पृथ्वी को और गोल पृथ्वी से निकल आएंगी असंख्य छोटी पृथ्वियाँ। कविता लंबी है लेकिन मैंने आपको उसका एक अंश पढ़ के सुनाया। ऐसे ही एक और लंबी और बेहतरीन कविता है, तुमने लगाया था। उसका एक अंश मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। तुमने लगाया था जो मेरे साथ एक आम का पेड़, तुम्हारा होना उस पेड़ में आम की मिठास बन के बोरा गया है। चूसते समय जो उठी है खट्टी लहर वो मेरी है। आम की गुदाज देह का पीलापन तुम्हारा है, तुम्हारी ही हैं घनी हरी पत्तियाँ। तो इस तरह विवेक चतुर्वेदी कविताओं के माध्यम से संबंधों की बुनावट, संबंधों की पीड़ा, उनकी सघनता को रेखांकित करते हैं। एक छोटी कविता चलते चलते और देखिए। तुमने कहा तपने तो लगी थी दोपहर चेत की, पर क्यों आज जरा मुलायम सा लगा दिन। तपने तो लगी थी दोपहर चेत की, पर क्यों आज जरा मुलायम सा लगा दिन। सुबह तुमने धूप से कुछ कहा था क्या। तो आइए चलिए मिलते हैं विवेक चतुर्वेदी जी से और उनकी कुछ कविताओं का पाठ उनके ही श्रीमुख से सुनते हैं। दुनिया घर लौटती हैं। ये पूरी दुनिया की जो कामकाजी स्त्री अपने घर से, मेहनत कश स्त्री जो अपने घर से जाती है और वापस घर लौटती है काम के बाद, उस स्त्री की कविता है। स्त्रियां घर लौटती हैं। स्त्रियां घर लौटती हैं पश्चिम के आकाश में आकुल वेग से उड़ती हुई काली चिड़ियों की पांख की तरह। स्त्रियां घर लौटती हैं पश्चिम के आकाश में आकुल वेग से उड़ती हुई काली चिड़ियों की पांख की तरह। स्त्रियों का घर लौटना पुरुषों का घर लौटना नहीं। स्त्रियों का घर लौटना पुरुषों का घर लौटना नहीं है। पुरुष लौटते हैं बैठक में, फिर गुसल खाने में, फिर नींद के कमरे में। स्त्री एक साथ पूरे घर में लौटती है, वो एक साथ आंगन से चौके तक लौट आती है। स्त्रियों का घर लौटना पुरुषों का घर लौटना नहीं है। पुरुष लौटते हैं बैठक में, फिर गुसल खाने में, फिर नींद के कमरे में। स्त्री एक साथ पूरे घर में लौटती है, वो एक साथ आंगन से चौके तक लौट आती है। स्त्री बच्चे की भूख में रोटी बनकर लौटती है। स्त्री बच्चे की भूख में रोटी बनकर लौटती है। स्त्री लौटती है दाल भात में, टूटी खाट में, जतन से लगाई मसहरी में। वो आंगन की तुलसी और कनेर में लौट आती है। स्त्री है जो प्रायः स्त्री की तरह नहीं लौटती, पत्नी, बहन, माँ या बेटी की तरह लौटती है। स्त्री है जो बस रात की नींद में नहीं लौट सकती, उसे सुबह की चिंताओं में भी लौटना होता है। स्त्री चिड़िया सी लौटती है और थोड़ी मिट्टी रोज पंजों में भर लाती है, छोड़ देती है आंगन में।
घर भी एक बच्चा है स्त्री के लिए जो रोज थोड़ा और बड़ा होता है। लौटती है स्त्री तो घास आंगन की हो जाती है थोड़ी और हरी। लौटती है स्त्री तो घास आंगन की हो जाती है थोड़ी और हरी। कबेलू छप्पर के हो जाते हैं जरा और लाल। दरअसल एक स्त्री का घर लौटना, दरअसल एक स्त्री का घर लौटना महज स्त्री का घर लौटना नहीं है, धरती का अपनी धुरी पर लौटना है। एक बहुत छोटी सी प्रेम कविता है, मीठी नीम। मीठी नीम, एक गंध ऐसी होती है जो अंतर में बस जाती है। एक गंध ऐसी होती है जो अंतर में बस जाती है। गुलाब सी नहीं, चंदन सी नहीं, ये तो है बहुत अभिजात। एक गंध ऐसी होती है जो अंतर में बस जाती है। गुलाब सी नहीं, चंदन सी नहीं, ये तो है बहुत अभिजात। मीठी नीम सी होती है तुम, ऐसी ही एक गंध हो। धन्यवाद। दुनिया के लिए कवि की नज़र में क्या जरूरी है, ऐसी एक कविता से अपनी बात शुरू करूंगा। दुनिया के लिए जरूरी, बहुत सी खूबसूरत बातें मिटती जा रही हैं दुनिया से। बहुत सी खूबसूरत बातें मिटती जा रही हैं दुनिया से, जैसे गौरैया, जैसे कुनकुनी धूप, जैसे बचपन, जैसे तारे, और जैसे एक आदमी जो केवल आदमियत की जायदाद के साथ जिंदा है। और कुछ गैर जरूरी लोग न्योत लिए गए हैं जीवन के जौनार में, जो बिछ गई पंगतों को कुचलते, पत्तलों को खींचते, भूख भूख चीखते पूरी धरती को जीम रहे। सुनो सुनो, दुनिया के लिए जरूरी नहीं है मिसाइल, जरूरी नहीं है अंतरिक्ष की खूंटी पर अपने अहम को टांगने भेजे गए उपग्रह। सुनो, दुनिया के लिए जरूरी नहीं है मिसाइल, जरूरी नहीं है अंतरिक्ष की खूंटी पर अपने अहम को टांगने भेजे गए उपग्रह। जरूरी नहीं है दानवों से चीखती मशीनें, जरूरी नहीं है दानवों से चीखती मशीनें। हाँ, क्यों जरूरी है मंगल पर पानी की खोज, क्यों जरूरी है मंगल पर पानी की खोज। जरूरी है तो आदमी, जरूरी है तो आदमी नंगा और आदिम, हाड़ मास का, योग वियोग का, शोक अशोक का, एक निरा आदमी जो धरती के नक्शे से गायब होता जा रहा है। जरूरी है तो आदमी नंगा और आदिम, हाड़ मास का, योग वियोग का, शोक अशोक का, एक निरा आदमी जो धरती के नक्शे से गायब होता जा रहा है। उसकी जगह उपज आई हैं बहुत सी दूसरी प्रजातियां उसके जैसी, उसकी जगह उपज आई हैं बहुत सी दूसरी प्रजातियां उसके जैसी, पर उनमें आदमी के बीज तो बिल्कुल नहीं। इस दुनिया के लिए जरूरी है पानी, पहाड़ और जंगल। इस दुनिया के लिए जरूरी है पानी, पहाड़ और जंगल। जरूरी है हवा और उसमें नमी, कुनकुनी धूप, बचपन और तारे बहुत सारे। दूसरी कविता है पसीने से भीगी कविता। एक पसीने की कविता है जो दरख्ते खेत में उगती है वही बड़ी होती है। एक पसीने की कविता है जो दरख्ते खेत में उगती है वही बड़ी होती है। जिसमें बहुत कम हो गया है पानी उस पहाड़ी नाले में नहाती है। अगर लहलहाती है धान तब कजरी गाती। इस कविता में रोमान बस उतना ही है जितनी खेत के बीच फूस के छप्पर की छांव है, या खेत किनारे अपने आप बढ़ाए गुलमोहर का नारंगी रंग है। इस कविता को रेलगाड़ी में चढ़ा शहर लाने की मेरी कोशिशें नाकाम हैं। इस कविता को रेलगाड़ी में चढ़ा शहर लाने की मेरी कोशिशें नाकाम हैं। ये कविता खलिहान से मंडी तक बैलगाड़ी में रद्दगा करती है। ये समर्थन मूल्य के बेरुख हो जाने पर कसमसाती है। खाद बीज के अभाव और पानी के षड्यंत्रों पर चिल्लाती है। जब ब्लॉक का अफसर बहुत बेईमान हो जाता है तो सांप सी फनफनाती है। ये सचमुच अपने समय के साथ खड़ी होती है। ये गांव से कलारी हटाने के जुलूस में शामिल होती है। ये कविता आंगन में बैठ चरखे सा काटती है। रात रात अम्मा की आंखों में जागती है। जिज्जी के गौने पर आंखें भिगोती है, बाबू के गमछे को धोती है। कभी ऊसर सी सूख जाती है, कभी सावन सी भीग जाती है। ये पसीने से भीगी काली देह पर भूसे की चिनमिनाहट है। ये बूढ़े बाबा की लाठी की आहट।
कविता गांव के सूखते पोखरे के किनारे बैठ रोती है। जहां भी पानी, चिड़िया, पेड़, पहाड़ और आदमी होता है वहां होती। तीसरी कविता एक प्रेम कविता है, ताले रास्ता देखते हैं। और कहने का जरिया ताले और चाबियां। चाबियों को याद करते हैं ताले दरवाजों पर लटके हुए। चाबियों को याद करते हैं ताले दरवाजों पर लटके हुए। चाबियां घूम आती हैं मोहल्ला, शहर या कभी कभी पूरा देश। बीतता है दिन, हफ्ता, महीना या बरस और ताले रास्ता देखते हैं। कभी नहीं भी लौट पाती कोई चाबी, कभी नहीं भी लौट पाती कोई चाबी। वो जेब या बटुए के चोर रास्तों से निकल भागती है। रास्ते में गिर धूल में खो जाती है या बस जाती है अनजान जगहों पर। कभी नहीं भी लौट पाती कोई चाबी। वो जेब या बटुए के चोर रास्तों से निकल भागती है। रास्ते में गिर धूल में खो जाती है या बस जाती है अनजान जगहों पर। तब कोई दूसरी चाबी भेजी जाती है ताले के पास उसी रूप की, पर ताले अपनी चाबी की अस्थि को पहचानते हैं, वो दूसरी चाबी से नहीं खुलते। ताले धमकाए जाते हैं, झिझोड़े जाते हैं, हुमसाए जाते हैं औजारों से। वे मंजूर करते हैं मार खाना, दरकना, फिर टूट जाना, पर दूसरी चाबी से नहीं खुलते। लटके हुए तालों को कभी बीत जाते हैं बरसों बरस और वे पथरा जाते हैं। लटके हुए तालों को कभी बीत जाते हैं बरसों बरस और वे पथरा जाते हैं। जब उनकी चाबी आती है लौटकर पहचान जाते हैं वे। खुलने के लिए भीतर से कसमसाते हैं पर नहीं खुल पाते। फिर भीगते हैं कुछ देर स्नेह की बूंदों में और सहसा खुलते जाते हैं उनके भीतरी किवाड़। चाबी रेंगती है उनकी देह में और ताले खिलखिला उठते हैं। ताले चाबियों के साथ रहना चाहते हैं। ताले चाबियों के साथ रहना चाहते हैं। वो हाथों से दरवाजे की कुंडी पकड़ लटके नहीं रहना चाहते। वे अकेलेपन और ऊख की दुनिया के बाहर खुलना चाहते हैं। चाबियों को याद करते हैं ताले, वे रास्ता देखते हैं। तो मित्रों, यह थे विवेक चतुर्वेदी। आपने उनकी कविताओं का पाठ उनके द्वारा सुना। हम गोष्ठी विद डॉक्टर अतुल के माध्यम से देश के ख्यात नाम प्रख्यात रचनाकारों, व्यंग्यकारों, साहित्यकारों को आपके सम्मुख ऐसे ही पेश करते रहेंगे। गोष्ठी विद डॉक्टर अतुल चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों के बीच शेयर करें। गोष्ठी विद डॉक्टर अतुल।